सो वेलकम बैक स्टूडेंट एंड नाउ दिस इज विजय हर और आप सभी का दोबारा से स्वागत है पाठशाला के चैनल में। एंड ऑल यू नो दैट हम पाठशाला चैनल के ऊपर पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी कर रहे हैं और आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं दोस्तों वो चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर वैसे तो ये 6th है बट मैं आप सभी को बता दूं कि 6th चैप्टर अब ये नहीं है, इसको 6th चैप्टर के नाम से नहीं पुकारा जाता है। तो मैं थोड़ी दुविधाएं हैं बच्चों को, तो पहले मैं वो क्लियर कर दूं कि है क्या। देखिए, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के अंदर पढ़ रहे हैं, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में, उन बच्चों के लिए तो चैप्टर 5 है क्योंकि चैप्टर 5वां जो था वो डिलीट हो चुका है। बट जो बच्चे स्टेट बोर्ड के अंदर हैं उनके लिए अभी चैप्टर 6 ही है। तो भाई मैं स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं चैप्टर पूरे अपलोड करूँगा, सारे अपलोड करूँगा, क्योंकि बहुत से स्टेट बोर्ड यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के भी स्टूडेंट्स हैं, जो राजस्थान के भी हैं, जो इन वीडियोज़ को देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं और फिर मैं उनके लिए चैप्टर ज़रूर अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश मेरी रहेगी कि मैं सारे चैप्टर अपलोड करूँ, तो जिसके स्टेट बोर्ड में सारे चैप्टर आ रहे हो सारे बच्चे पढ़ सके। ओके, सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द 6th चैप्टर या बोले तो 5th चैप्टर। तो मैं 6th चैप्टर मान के चलता हूँ स्टेट बोर्ड के हिसाब से और सीबीएसई स्टूडेंट के हिसाब से इसको चैप्टर 5 मान के चलते हैं। मेन ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर जो है वो आ रहा है, मतलब सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए आ रहा है। सो दैट इज वाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। और यहाँ पे टर्म 1 के हिसाब से देखा जाए तो चैप्टर लास्ट है, ये चैप्टर लास्ट है, बट मैं सारे चैप्टर्स लाता रहूँगा टाइम टू टाइम। ये वीडियो का पहला पार्ट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें और टेलीग्राम के साथ नोट्स के लिए आ सकते हैं और हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए इंस्टाग्राम पे स्पेशली, तो वहाँ पे भी जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी फेसबुक पेज है और साथ में आपका क्या कहते हैं ट्विटर है, तो वहाँ तो हम आपके लिए कुछ ना कुछ लाते रहते हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप हैं तो ज्वाइन ज़रूर होइएगा। अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है ये, और वाई वी आर स्टार्टिंग, वी आर इंडियन, और हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हमें इस चैप्टर से सीखने को क्या मिलता है और फ्यूचर में हमें चैप्टर काम किस हिसाब से आता है। सो दैट इज़ वाई चैप्टर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ बच्चों को कि पूरे चैप्टर का टॉपिक क्या रहेगा। तो पूरे चैप्टर का टॉपिक रहेगा कि हम समझेंगे we discuss the role of इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहे यूएनओ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे डब्ल्यूटीओ हो, कोई सी भी हो, चाहे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उनका रोल क्या होता है इंटरनेशनल लेवल पे, हम वो जानेंगे। दूसरा हम ये जानेंगे कि इंडिया जो है ना, इंडिया मेरा भारत महान फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, वो किस तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के बारे में सोचता है। अब व्हाट इज सिक्योरिटी काउंसिल, ये सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, जैसे जैसे हम चैप्टर आगे पढ़ते चले जाएंगे तो हमें सिक्योरिटी काउंसिल भी समझ में आएगा। बट दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, तो मैं थोड़ा सा आपको बेस बताऊंगा ताकि फिर हम आगे और क्लियर करते चले। इंडिया का व्यू क्या है हम वो भी जानेंगे, और उसके अलावा यूएनओ जो है, यूएनओ, उसके अलावा कुछ ऐसी क्या कहते हैं आपकी ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप अंतरराज्यीय संगठन भी बोलते हैं, ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। हमें उनके बारे में भी जानना होगा कि यूएनओ के अलावा ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं और वो दूसरे देशों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, इवन हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग डब्ल्यूटीओ का या वर्ल्ड बैंक का, वो भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएनओ के पार्ट से अलग है। तो वो हम सब जानेंगे, सबका सब जानेंगे। इंडिया का व्यू क्या है, इंडिया को बेनिफिट क्या है, इंडिया को लॉस क्या है, इंडिया इसके बारे में क्या सोचता है, क्या बदलाव चाहता है, क्या इंडिया उसका कभी पार्ट बन पाएगा या नहीं, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन जो है इनके अंदर आएंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत यूजफुल आपके लिए होने वाली है। सो सबसे पहले बात करते हैं यूएन के बारे में। सो यूएन है क्या असल में, सो यूएन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आज की दुनिया में देखा जाए तो ये यूएन जो है, यूएनओ शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएन बोलूं या यूएनओ बोलूं, आप याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्रीय संगठन इसको बोलते हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आज इंटरनेशनल लेवल पे ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो दैट इज वाई एट प्रेजेंट टाइम विदाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन वी कैन नॉट एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज अ पीस, क्योंकि ये हमें क्या सिखाता है, ये हमें मानवता सिखाता है, ये हमें पीस सिखाता है, ये हमें प्रोग्रेस देता है। सो दैट इज़ वाई ह्यूमैनिटीज़ पीस एंड प्रोग्रेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दैट इज़ वाई हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, हमें जानना होगा कि यूएन है क्या, यूएन के पुराने टाइम पे इसका रूप क्या था, अब ये इस किस रूप में काम कर रहा है, यूएन के अंदर कौन से सब्जेक्ट आने चाहिए, यूएन किन सब्जेक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करता है, किस चीज़ पे यूएन को फोकस करना चाहिए, वगैरह वगैरह चीज़ें हम देखने की इसमें कोशिश करेंगे। ओके, सो दिस इज द ह्यूमैनिटीज पीस एंड द प्रोग्रेस। और यहाँ पे एक हमारे क्या कहते हैं डेक करके हैं, ये यूएन के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं,
इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। इनकी एक स्टेटमेंट बहुत फेमस हुई थी, आप देख सकते हैं, सेकंड जनरल सेक्रेटरी थे ये, और सेकंड जनरल सेक्रेटरी जो थे उन्होंने बताया, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया द यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक द ह्यूमैनिटी टू हेवन। मतलब यूनाइटेड नेशन जो है ऐसा नहीं है कि वो सारे ही तालों की चाबी है, ऐसा नहीं है। मतलब यूनाइटेड नेशन के पास, जैसे कोरोना काल अभी चल रहा है, तो कोरोना काल के टाइम पीरियड पे मेडिसिन कौन बनाएगा, किसकी इंप्लीमेंटेशन ज़्यादा होनी चाहिए, किसको इसका राइट्स मिलना चाहिए, किसको इसका पेटेंट मिलना चाहिए, इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसकी जो अंडरटेकिंग जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है। बट यूएन इज़ अ सुप्रीम, समझ रहे हैं ना, यूएन इज़ अ सुप्रीम। और वहाँ पे जैसे कि लॉर्ड शिवा इज़ अ सुप्रीम और उसके नीचे सारे भगवान हैं, ऐसे ही यूएन जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे सुप्रीम है, इसके अंडर में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन काम करती होंगी। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हम बोलते हैं कि इन्होंने बोला, डेक जी ने, कि भाई ये जो यूएन है ना, वो ऐसा नहीं है कि सारी कुंजियों की, सारे तालों की चाबी यही है, कि ऐसा नहीं है कि वो ह्यूमैनिटीज़ को, मतलब मानवता को स्वर्ग के रास्ते तक ले जाएगा और सारी चीज़ें सॉल्व करके दे देगा, कहेगा कोई भी परेशानी हो, हुक्म हो मेरे आका, मैं आपको सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। ये जिन नहीं है किसी प्रकार का, समझ रहे, जिन क्यों नहीं है भाई किसी प्रकार का, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर सारी समस्याओं का हल नहीं है। इसीलिए ये बोलते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ को हेवन की तरफ ना ले जाते हुए वो सिर्फ इसको हेल जाने से रोक रहा है। मतलब यूएन जो है लोगों को स्वर्ग के रास्ते तक तो नहीं ले जाता, लेकिन नर्क में जाने से भी उसको रोकता है। मान लीजिए कि एक कंट्री की लड़ाई हो गई दूसरी कंट्री से, तो यहाँ पे अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री से वॉर लड़ रही है, तो आप नोटिस करेंगे ये दो कंट्रियाँ ही नुकसान में नहीं है, इससे रिलेटेड जो कंट्रियाँ होती है उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाता है। तो ऐसी कंट्रियों को युद्ध को बचाने के लिए, युद्ध की खतरा अगर कहीं हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, कहीं पे परमाणु हथियार से लड़ाइयाँ होने वाली है उसको ख़त्म करने के लिए, यूएन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कहीं ना कहीं एज अ रेफरी काम करती है। तो ये स्टेटमेंट बहुत फेमस था। एक स्टेटमेंट हमारी कंट्री के अंदर, शशि थरूर करके उनका नाम है, याद रखिएगा, आपकी बुक के अंदर है, ठीक है, शशि थरूर उनका नाम है, शशि थरूर, ठीक है, शशि थरूर है उनका नाम, आप ज़रूर देखिएगा। उनकी भी एक स्टेटमेंट है आपकी बुक के अंदर। तो शशि थरूर की क्या स्टेटमेंट है मुझे कमेंट करिएगा, स्टेटमेंट उनकी क्या है शशि थरूर जी की बुक में। जहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी वहीं पे आपको शशि थरूर की भी स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। वो इंडियन है तो आप उनकी स्टेटमेंट ज़रूर पढ़िएगा, देखिएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब यहाँ पे बताया मैंने कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास सभी क्वेश्चंस का आंसर तो नहीं है, बट वो ऐसी हेल्पफुल है जो इंश्योर करती है वर्ल्ड पीस को और सभी समस्याओं को बहुत ही क्या कहते हैं पीसफुली सॉल्व करने की कोशिश करती है। आई होप आपने एक डिनो जेम्स का गाना सुना होगा। डिनो जेम्स अपने गाने में एक लिरिक्स में लिखते हैं कि मैं ही अब सारी समस्याओं का हल हूँ, है ना, तो अब मैं अनस्टॉपेबल हूँ। कहने का मतलब यहाँ पे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी सेम ऐसा ही है कि सारी समस्याओं का हल करने के लिए वो तत्पर तैयार रहता है। अगर कहीं पे भी वर्ल्ड पीस को लेके कोई खतरा होता है ना, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे सामने खड़ी होती है। जैसे कोरोना काल के अंदर पूरा का पूरा दुनिया वर्ल्ड पीस की प्रॉब्लम से जूझ रहा था, तो उस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने पार्टिसिपेट करा और उसने बताया कि कोरोना काल की महामारी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे वो क्या बताता है, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड पीस के अलावा वैश्विक मुद्दों पे भी ध्यान देता है, ग्लोबल इश्यूज़ पे भी ध्यान देता है। अब ग्लोबल इश्यूज़ क्या हो गया, टेररिज्म हो गया, महामारी हो गई, गरीबी हो गई, अकाल, भूकंप, सुनामी, प्राकृतिक आपदाएं, कितने नेशनल इश्यूज है, क्लाइमेटिक चेंज, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, डेमोक्रेसी को बढ़ाना किसी कंट्री के अंदर, ये सारे ऐसे ग्लोबल इश्यूज हैं जिसके ऊपर यूएन काम करता है और वो काम करता रहता है। सो एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्प टू कोऑपरेट हेल्प एंड द कोऑपरेट टू एफर्ट द नेशन स्टेट, इवन किसी स्टेट की मदद करता है, किसी कंट्री की मदद करता है ताकि उस कंट्री के अंदर सही तरीके से डेमोक्रेसी को चलाया जा सके। अब ये ग्लोबल इश्यूज आप समझ सकते हैं, ग्लोबल इश्यूज क्या होते हैं। ग्लोबल इश्यूज आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्लोबल इश्यूज कहीं ना कहीं पे बच्चों को समझ में नहीं आते। तो ग्लोबल इश्यूज यही होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारे काम। अब इन सारे काम में महामारी की बात आई तो कोरोना ऑफकोर्स आएगा, तो ऑफकोर्स ही कैन बी द पार्टिसिपेट। सो यू कैन सी दिस यूएन इज लाइक अ रेफरी। मुझे कोई इमेज मिली नहीं तो मैंने यही इमेज का इस्तेमाल करा। सो यू कैन सी दिस इज़ यूएनओ, ठीक है, यूएनओ है और यहाँ पे ये इंडिया और पाकिस्तान जो है वो लड़ रहा है, ठीक है। और सॉरी आई थिंक मुझे इसे पाकिस्तान आना चाहिए क्योंकि ये हार रहा है, ठीक है, और ये इंडिया है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि ये रेफरी का काम कर रहा है। लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई भी इंडिया और पाक की लड़ाई होती है तो यहाँ पे यूएन जो है एक मीडिएटर बनता है और यहाँ पे लड़ाई छुड़वाता है। सो दैट इज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वही वाली बात कि ये लोगों को हेवन तक तो नहीं पहुँचाएगा बट लोगों को नर्क तक भी ले जाने नहीं देगा। सो दैट इज़ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लड़ाई को रोकता है पीसफुली
और यहाँ पे इसका शुरुआती समय पे नाम जो था वो शुरुआती समय पे नाम यूएन नहीं था, पहले इसका नाम लीग ऑफ नेशन था। ठीक है, क्या नाम था पहला इसका? लीग ऑफ नेशन। इससे पहले लीग ऑफ नेशन के नाम से पुकारा जाता था। लीग ऑफ नेशन जब बनाया गया था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1919 में खत्म हुआ था और उसके बाद लीग ऑफ नेशन को बनाया गया। तो लीग ऑफ नेशन की एग्जैक्टली डेट क्या है, ईयर क्या है, यू नीड टू फाइंड दिस, और आपको ढूंढना होगा। ठीक है, उसके बाद लीग ऑफ नेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ बिग 4 कंट्री इसके अंदर थी। और जब लीग ऑफ नेशन था तो उस टाइम पीरियड के अंदर चाइना इज नॉट द पार्ट ऑफ यूएन, मतलब पुराना नाम तो इसका लीग ऑफ नेशन था, उस टाइम पे चाइना इसका पार्टिसिपेंट नहीं था। लेकिन ईयर क्या है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। देन फाइनली वहाँ पे यूएन बनता है। और उस यूएन कैसे बनता है? यूएन जब जैसे ही क्या कहते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद आप देखते हैं 1945 में ये खत्म होता है, तो 1945 में ही एक चार्टर पास होता है। 1945 में 26 जून के दिन कब पास होता है? 26 जून के दिन एक चार्टर पास होता है। 26 जून के दिन एक चार्टर पास होता है 1945 के अंदर, और ये आज से 74 साल पहले ये चार्टर पास होता है। देन फाइनली चार्टर को फोर्स में लाया जाता है 24 अक्टूबर 1945 के अंदर। 24 अक्टूबर 1945 के अंदर 51 देशों ने इसमें साइन करे होते हैं। एंड इंडिया ने अक्टूबर 30 के अंदर, अक्टूबर 30 1945 के अंदर साइन कर दिया इस पर। क्यों? बिकॉज हम उस टाइम पे गुलाम किसके थे? यूके के गुलाम थे। और अगर यूके यूनाइटेड नेशन का पार्ट बनता है तो सिंपल सी बात है इंडिया उसका पार्ट ऑलरेडी बन जाएगा। तो 24 अक्टूबर पे ये फोर्स में आया, 30 अक्टूबर के दिन ये कंट्री यूएन का पार्टिसिपेंट बन गया और यूएन 1945 के अंदर बना था। एट प्रेजेंट टाइम अगर आप देखें तो यूएन के मेंबर जो है 193 कंट्रियां हैं। 2 कंट्रियां अभी भी यूएन की मेंबर नहीं है। तो जो 2 कंट्रियां यूएन की मेंबर नहीं है वो मुझे कमेंट करके बताइए आप। मतलब देखिए 193 कंट्रियां मेंबरिंग कंट्री हैं, 2 कंट्रियां अभी भी ऑब्जर्विंग है। कौन सी 2 कंट्रियां वो बताइए। अब एक क्वेश्चन मेरा सबसे बड़ा है आप सभी लोगों से। देखिए बहुत से लोगों को लगता है कि यूएन के अंदर अगर 193 कंट्री ने साइन करा है तो शायद से 2 कंट्री ने साइन नहीं करा। ठीक है, वो नाम तो एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, और जब हम लाइव एमसीक्यू क्वेश्चंस लेंगे क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो वहाँ पे भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर देखते हैं आप किस तरीके से आंसर करते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे टोटल 195 कंट्री है, पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल 195 कंट्री। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू नीड टू फाइंड दिस। ये अपने टीचर से पूछिए, हाउ मेनी कंट्रीज, टोटल कंट्रीज कितनी है, ठीक है, फाइंड आउट करिए। इतना श्योर हूं मैं कि 195 कंट्री नहीं है इस अर्थ के ऊपर, इससे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो टोक्यो ओलंपिक के अंदर 206 कंट्री ने पार्टिसिपेट कर रखा था। तो सोचिए वहाँ से ही फैक्ट निकल के आता है कि सिंपल सी बात है पूरी धरती के ऊपर 195 कंट्री नहीं है, उससे ज़्यादा ही है। तो इसीलिए ये आपको जाना ज़रूरी है। अब जब ये यूएन बना तो उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क के अंदर है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आप देख सकते हैं हिंदी को छोड़ के मोस्टली ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब क्योंकि इसके अंदर जनरल सेक्रेटरी होते हैं तो इसलिए एंटोनियो गुटेरेस जो है एट प्रेजेंट टाइम पे 9वें जनरल सेक्रेटरी हैं। तो ये पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। और जो मैं आपसे कमेंट करने के लिए कह रहा हूँ उसे कमेंट जरूर करिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है जानने के लिए। जब से यूएन बना है 1945 में बना था, तो 1946 में पहले ट्रागेव ली करके बने थे नॉर्वे से। ठीक है, लास्ट आपकी बुक के अंदर बान की मून लिखा हुआ है 2016 से लेके, ये कोरिया, दक्षिणी कोरिया के थे। बट एट प्रेजेंट टाइम पे क्या कहते हैं हमारे एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं। तो जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस हैं, बान की मून के बाद ये आए थे और उसके बाद 1 जनवरी 2017 से ये बने हुए थे। अभी भी प्रेजेंट डेट पे ये हैं। आपको बताना मुझे ये है कि एंटोनियो गुटेरेस जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, किस कंट्री के ये पीएम भी रह चुके हैं। ओके, सो ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये आपके क्वेश्चन में एमसीक्यू के अंदर भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, सो अभी के लिए इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बता दिया है, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, शेयर करी है, उसको ढूंढिए, फाइंड आउट करिए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने राय लिखिए। कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा हुआ है, जितना भर सकते हैं उतना भरने की कोशिश करिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आबाद रहे, गाजियाबाद रहे, और हमारे ई पाठशाला चैनल को ऐसे ही देखते रहे और प्यार देते रहे।